बदल। तो गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ आने के पहले मुझे रहीम का दोहा याद आया कि एक के साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। तो जब हम एक काम अच्छे से करते हैं तो बाकी सारे काम अच्छे होने लगते हैं। और जहाँ तक मुझे समझता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलने वाला है नहीं। जो सवाल मेरे पास आए, कुछ सवाल पर्सनल और कुछ सवाल चैट पे मैत्रेय वाले, उसको मैंने थीम बनाया। और थीम में आया जो पीसीएस फेल हैं उनके लिए क्या करें, जो पास हैं उनके लिए क्या करें, मतलब जो मेंस दे रहे हैं चाहे बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस। करंट अफेयर के लिए क्या करें, हिंदी के लिए क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, बैलेंस कैसे करें अलग अलग एग्ज़ाम और लाइफ के बीच। ये सब मुझे लग रहा है इतना ही थीम पर्याप्त है। इसके अलावा किसी का कोई बचा है जिस पे बात करनी है? क्या इतना ही इन्हीं इन्हीं थीम पे सवाल चलना, बातचीत होनी चाहिए? ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री सेट रहेगी तो बात टारगेटेड हो पाएगी, तो थोड़ा सा बेहतर कुछ हम लोग प्लान कर पाएंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो मेंस है, जिसके लिए हम भगीरथ प्लस चला रहे हैं, सारी ऊर्जा सारा श्रम उधर जा रहा है। साथ साथ यूपीपीसीएस 2025 या 26 जो लोग दे रहे हैं उनको साथ में लेकर चलने के लिए 20% उनका प्रीलिम और 80% उनको मेंस पढ़ा रहे हैं इंद्रधनुष में। लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन जब आया आरओ का, तो ढेर सारे बच्चे जो पीसीएस का 2025 या 26 वाला देना चाहते हैं उनके लिए एक फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, अब क्या करें। और वो बच्चे जो मेंस भी दे रहे हैं इस बार, उनको भी कहीं ना कहीं एक मन में कॉन्फिडेंस एक होता है, एक संदेह होता है, संकोच होता है कि भाई अगर नहीं हुआ मेंस तो क्या करेंगे, तो कम से कम कुछ तो हाथ में होना चाहिए। तो ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है, और आपकी जगह कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो यही सोचता। आप अलेक्जेंडर के सिपाही तो है नहीं, या अलेक्जेंडर तो है नहीं कि अपनी नावें जला लो ताकि पीछे लौटने का साधन ना मौजूद हो। आप सामान्य इंसान हैं तो आपको सामान्य संदेह होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि नहीं, सिर्फ पीसीएस दे दो या सिर्फ आरओ दे दो, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा। एग्ज़ाम की प्रकृति मिलती जुलती है। पहली चीज़ तो जो यूपीएससी को अपना फोकस बना रहे हैं, जिनकी उम्र 23 साल 24 साल से नीचे, उन लोगों को यूपीएससी और यूपीपीसीएस पे फोकस करना चाहिए, आरओ को छोड़ देना चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट मेरा ये है, क्योंकि ये भी सवाल आया था यूपीएससी वाले क्या करें। जिनका टारगेट यूपीएससी है और अच्छे स्टूडेंट भी हैं, अच्छे बुरे कुछ नहीं होता है स्टूडेंट में। अच्छे स्टूडेंट का मतलब है कि उनकी प्रिपरेशन हो गई 2-3 साल ग्रेजुएशन के समय से, उनको आरओ छोड़ देना चाहिए, दिमाग ही नहीं लगाने का। ठीक, या बैठना है बैठ जाओ, बट पढ़ने का नहीं। अब बात बची उन मित्रों की जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम फेल कर गए। पहला जो बातचीत है, अब आप प्रीलिम फेल कर गए, आपके पास अक्टूबर तक का वक्त है यूपीपीसीएस के प्रीलिम में, और जुलाई तक का वक्त है आरओ के प्रीलिम में। तो आपके बारे में मेरी राय है कि जिस तरह से मैंने इंद्रधनुष को डिजाइन किया है, मैं आपको कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ जिस तरह से इंद्रधनुष को डिजाइन किया है कि मई तक आपको 20% प्रीलिम पढ़ना है, 80% मेंस पढ़ना है यूपीपीसीएस का। बस आप उसमें थोड़ा सा बदलाव ले आइए। बदलाव क्यों? क्योंकि आपको जुलाई में अब मेंस देना है, सॉरी प्रीलिम देना है। पहले आपको अक्टूबर में प्रीलिम देना था, तो 20% आप पढ़ रहे थे खाली प्रीलिम मई तक। अब आप उसमें बदलाव ये लाइए कि नंबर ऑफ आवर्स जो है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप 6 घंटे अब तक पढ़ रहे थे, मैं कह रहा था 6-7 घंटे आप पढ़िए, 8 घंटे 10 घंटे तो मैं रेगुलर किसी को बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना कई लोग और भी ज़रूरी काम होता है जीवन में। तो 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे थे तो उसको 7 से 8 कर दीजिए। 7 से 8 करके आप जो 20% प्रीलिम पढ़ रहे थे उसको कर दीजिए आप 30 से 40, यानी कि कम से कम हो आप एक 3 से 4 घंटे प्रीलिम पढ़िए, और 3 से 4 घंटे या 3 घंटे आप मेंस पढ़िए, 1 घंटे आप हिंदी पढ़िए। तो 3 से 4 घंटे आप प्रीलिम पढ़ेंगे जीएस, 3 घंटे लगभग आप मेंस पढ़ेंगे यूपीपीसीएस का, और 1 घंटे आप हिंदी पढ़ेंगे। ये आपके लिए मेरा सुझाव है। जो आप लोग पीसीएस प्रीलिम फेल हो गए हैं और दोनों को साथ में साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो पास हो गए यूपीपीसीएस प्रीलिम और मेंस है उनको मैं 2 भागों में कैटेगराइज करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन भी लिया हुआ है कि उनको मेंस का यम भी नहीं आता। जनवरी में इसीलिए शुरू कर दिया था कि वेल बिगिन इज हाफ डन, ताकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। जीएस 3 खत्म कर दिया, जीएस 6 खत्म कर दिया, जीएस 1 चालू किया। और जीएस 1 में वैसे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी लोगों को कहने को तो सबको पढ़ा होता है, लेकिन मेंस में डिमांड अलग होती है। तो हर टॉपिक पर, एक एक टॉपिक पर 3-3 लेक्चर डिजाइन करवाया,
ताकि आप छोटे-छोटे टॉपिक को तोड़ करके पढ़ सकें जीएस 1 में। और स्नेहल मैडम जो हमारी फैकल्टी, उन्होंने 1.5 महीना इसी पे लिया कि अच्छे से वो लेक्चर प्रिपेयर कर सकें। बच्चे चोक होने शुरू हो गए। उनको कहने लगा कि हम चल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पढ़ाई का नंबर ऑफ आवर्स कम है, या फिर जीएस 3 और जीएस 6 भी बैलेंस करना है। एडमिशन जिन्होंने पहले नहीं लिया, अब लिया, तो पिछड़ गए हैं। टेस्ट भी लिखना है हर टॉपिक पे, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। तो ऐसे मित्रों को मैं कहूँगा कि अगर आपका मेंस बिल्कुल नहीं तैयार है, लेकिन आप पीसीएस देना चाहते हैं और अच्छे से देना चाहते हैं, और आपके पास समय भी है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने वो, और इधर भी बचा हुआ, अच्छे से मेंस पढ़ लो। मेंस को अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि कम से कम लड़ो जाके, इंटरव्यू कॉल आ जाए। आरओ पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता आपका यूपीपीसीएस मेंस होना चाहिए। और जब आप इसको पढ़ रहे हो तब ध्यान में रहे कि चूंकि आपका प्रेफरेंस आरओ भी है, तब आप हिंदी जो पेपर है, जो पहला पेपर है हिंदी, उसको आप अच्छा समय दें। अच्छा समय देंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही जून में आपका यूपीपीसीएस का मेंस हो जाएगा, एक तो आपका जीएस पूरा तैयार रहेगा मेंस का, और मेंस का पूरा जीएस तैयार होने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअली आप बहुत अच्छे रोबस्ट हैं, बहुत अच्छे साउंड स्थिति में। तो जुलाई का जो महीना है आपका, 27 जुलाई का एग्जाम है, और 29 जून को आपका प्रीलिम खत्म हो रहा है, सॉरी मेंस खत्म हो रहा है। तो करना क्या है, उस एक महीने को नंबर ऑफ आवर्स 10-11 आप बढ़ाइए, और हिंदी का पेपर जहाँ जहाँ बचा हुआ है उसको पढ़िए, और करंट अफेयर पढ़िए। बाकी कुछ कीजिए मत, उतना पढ़ के आप आरओ का प्रीलिम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है मेंस लिखने का, तो परफॉर्म कीजिए आप। और ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर यूपीपीसीएस मेंस देने का फैसला किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। अगर आपको लगता है बिल्कुल भी आप में दम नहीं है, बस प्रीलिम वैसे ही क्वालिफाई कर गए हैं जैसे तैसे किस्मत के सहारे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं यूपीएससी प्रीलिम कई बार क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको अंदाजा भी नहीं होता हो कैसे गया। कई बार मुझसे बोलते रहे सर पता ही नहीं था कब हो गया, कैसे हो गया। तो उनके लिए मैं बोलूँगा, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप यूपीपीसीएस मेंस छोड़ ही दीजिए, फिर आप आरओ पढ़िए। और ऐसा मैं समझाने वाला आपको पहली बार नहीं समझा रहा हूँ। क्यों नहीं समझा रहा हूँ, लेंगे उस सवाल को। पीयूष ने अभी ज्वाइन नहीं किया, पीयूष को बाहर कहीं जाना था। पीयूष का रैंक 23 या 21 था 2021 के आरओ में। और मुझे याद है कि पीयूष ऑफिस में मुझसे जूनियर थे, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। एक दिन मेरे पास आए, कहा कि सर मेरा प्रीलिम हो गया है। हमने कहा बहुत बधाई। यूपीपीसीएस का प्रीलिम उनका हो गया, मेंस देना है। हमने कहा बहुत बधाई। फिर उन्होंने कहा कि आरओ का भी मेरा प्रीलिम हो गया है। हमने कहा बहुत अच्छा। बैठाया, पीसीएस मेंस की उनकी हमने स्थिति पूछी क्या है। उन्होंने कहा कि एक बार मेंस दिया है लेकिन आता जाता नहीं है कुछ, दोबारा फिर से क्वालिफाई किया है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं। मैंने उनको बोला, और मुझे इस बात का क्रेडिट वो देता भी है, और मुझे लगता है इस बात का मुझे संतोष भी है कि मैंने उसको बोला कि तुम क्या करो, घर जाना चाहते हो, यहाँ पे छोटी पोस्ट पे हो, वहाँ पे जा करके थोड़ा सा बेहतर होगा, तो पहला काम तुम क्या करो कि यूपीपीसीएस मेंस छोड़ दो। और एक कठिन फैसला था क्योंकि ऑलरेडी उसने यूपीपीसीएस मेंस दिया हुआ था, और लोग उसको समझा रहे थे कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तुमको मेंस फिर से देना चाहिए। हमने कहा नहीं होगा, और ऑप्शनल वगैरह भी है, तैयार नहीं कर पाओगे, और अगर होगा भी तो फाइनली क्वालिफाई नहीं करोगे, और कुछ आपको छोटे पोस्ट मिलेंगे। तो बेहतर होगा लखनऊ में तुम्हारी पोस्टिंग रहे, आरओ जम के पढ़ लो। उसने आरओ की तैयारी की, और बाय द वे उसका 21 या 23 जो भी रैंक था वो हो गया। वही सेम जो आजमाया हुआ नुस्खा है, जो परखा हुआ है, अगर आपका मेंस नहीं तैयार है और कंफर्टेबल भी नहीं हो, आप में दम है लेकिन आप प्रिपरेशन इतनी कम है कि अगर आप पढ़ोगे भी, बहुत दम भी लगाओगे, तो भी मेंस नहीं होगा, ऐसा आपके मन में लगभग कन्विक्शन है, तो आप यूपीपीसीएस मेंस छोड़ दीजिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको 50-50 भी लग रहा है कि नहीं मेंस हो सकता है, तो फिर आप पढ़िए, जैसे मैंने कहा है वैसे पढ़िए। फिर आप मेंस पढ़िए, हिंदी को प्राथमिकता दीजिए, और जैसे ही आपका मेंस हो जाए 1 महीने जम करके करंट अफेयर और हिंदी फिर से पढ़िए। प्रीलिम आपका यूपीपीसीएस सॉरी आरओ का हो जाएगा, संभावना है कि हो जाएगा। तो पहली कैटेगरी उन लोगों की जो पीसीएस फेल हैं, प्रीलिम ही फेल हैं, उन कैटेगरी के लिए मैंने क्या बताया कि उनको करना कुछ नहीं है। जो आप अभी 80% मेंस पढ़ रहे थे, 20% प्रीलिम पढ़ रहे थे, अभी वो क्या करें, 60% मेंस पढ़ें, 40% प्रीलिम पढ़ें, और 1 घंटे हिंदी रोज पढ़ें। और जब मई वगैरह बीत जाए, जब उनका मेंस भगीरथ प्लस में खत्म हो जाए, उन बच्चों को भी ध्यान में रख रहा हूँ मैं, जब उनका मई में भगीरथ प्लस में मेंस पूरा खत्म हो जाए, और अगर भगीरथ प्लस में नहीं भी हैं, बाहर कहीं पे एनरोल्ड हैं, या नहीं भी एनरोल्ड हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं, तो भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि यूपीपीसीएस जब भी अगली बार वो देंगे, अगर मेंस नहीं तैयार रहेगा तो वहाँ भी फेल होंगे, फिर से फेल होंगे वो। तो मई तक 60% आपको मेंस पढ़ना है, 40% आपको प्रीलिम पढ़ना है, और 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है। उसके बाद में आप पूरी तरीके से प्रीलिम के मोड में आ जाइए। तब भी आपके पास 2 महीना प्रीलिम के लिए पूरी तरीके से आरओ के लिए रहेगा, और बाद में अक्टूबर तक का पूरा यूपीपीसीएस प्रीलिम के लिए रहेगा। तो आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से, और मेंस भी आपका तैयार रहेगा।
दूसरा जो बताया मैंने कि जो मेंस दे रहे हैं मतलब प्रीलिम पास हैं उनके लिए 2 कैटेगरी है। एक बहुत साउंड है, शानदार लोग हैं, बस झंडे गाड़ने वाले हैं, पिछली बार कुछ मार्क्स से इंटरव्यू में रह गया था, मेंस में रह गया था, उनके लिए कुछ नहीं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। नहीं पढ़ना है तुमको आरो, नहीं पढ़ना है तुमको प्रीलिम, जम के मेंस पढ़ो। भगीरथ प्लस में जिस तरीके से जिस युद्ध स्तर पे वार फुटिंग लेवल पे करवा रहा हूँ, वहाँ कर रहे हो तो वहाँ आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ नहीं कर रहे हो कहीं और कर रहे हो, वार फुटिंग लेवल पे तैयारी करो, जम के करो, दे दो मेंस, एक ही बार में निकाल दो। सीटें ठीक ठाक है और यूपी पीसीएस के मेंस में कंपटीशन नहीं होता है। मतलब लोगों को लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर कंपेरेटिवली नहीं होता है। असली कंपटीशन होता है डिप्टी कलेक्टर वाली पोस्ट के लिए या डीआईएसपी वाली पोस्ट के लिए, अदरवाइज कंपटीशन नहीं। अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया आप मेंस पास कर जाते हैं, अगर थोड़ा और मेहनत किया तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं किसी न किसी पोस्ट के लिए। और वो भी तब मैं बता रहा हूँ जब मैं 150-200 पोस्ट देखता था, अभी तो इस बार 900 प्लस सीटें दिख रही हैं संभवतः। तो आप की संभावना सबसे ज़्यादा है और उसके लिए स्ट्रेटजी तो बताता ही रहता हूँ। अब ये तीनों चारों कैटेगरी के लोग हो गए, पीसीएस प्री फेल हैं, पीसीएस प्री पास हैं, मेंस दे रहे हैं, उन दोनों के लिए। और ऐसे लोग जो बाकी किसी एग्जाम का भी मेंस दे रहे हैं, मई वगैरह में अप्रैल वगैरह में है, उन सब के लिए सेम स्ट्रेटजी है, उनकी दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम पढ़ें कैसे। अब पढ़ें कैसे में जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बता दिया भैया, उनके पास लिमिटेड समय है, 40% ही वो प्रीलिम पढ़ सकते हैं। तो उस लिमिटेड समय में कैसे पढ़ें उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और फिर जिनके पास पूरा पूरा दिन है, पूरी पूरी रात है, उनके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मान लो आपके पास दिन में 4 घंटे प्रीलिम पढ़ने के लिए, उस 4 घंटे में प्रीलिम कैसे पढ़ोगे? 4 घंटे हैं मतलब कि आप 4 घंटे मेंस पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। और मेंस जब आप पढ़ रहे हैं तब आप देख रहे होंगे कि आप इकोनॉमी भी शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, पूरा डेटा फैक्ट आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन के लिए फ्री ही कर दूँ पूरा भगीरथ प्लस। आप देखिए कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, किस तरीके से डेटा फैक्ट सारे आते हैं, प्रीलिम की तैयारी पूरी की पूरी हो जा रही है। तो आपको वहाँ से ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी फिर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटिकल साइंस फिर से पढ़ना है, हो जा रहा है उससे। तो डीप में बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। अगर आप प्रीलिम पढ़ना भी चाहते हैं तो 3-4 घंटे अगर पढ़ना है तो क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़िए। कैसे 1-1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे? एक न्यूज़पेपर पढ़ाई उठाइए, 50 मिनट 60 मिनट न्यूज़पेपर पढ़िए, आधे घंटे उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जहाँ से भी मिल जाए आपको। और एमसीक्यू जब आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो। 1-1.5 घंटे ये चले गए। बचे हुए जो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे हैं उसमें आप हिंदी पढ़िए, क्योंकि आरओ के प्रीलिम में हिंदी भी आएगा। इस तरीके से आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, कब तक? मई तक। और जब जून और जुलाई आए तो ये 4 घंटे प्रीलिम और जो पहले का 4 घंटे मेंस है वो 8-9 घंटे पूरा प्रीलिम पे दे दीजिए। फिर प्रीलिम का जीएस, फिर प्रीलिम का टेस्ट पेपर, फिर सब कुछ आप पढ़िए। ये उनके लिए है जो प्रीलिम और मेंस साथ में लेके चल रहे हैं, जिनको मेंस में संदेह है, जिनको मेंस में हाफ हार्टेड है, जिनको सिर्फ आरओ देना है, जिनको सिर्फ आरओ पढ़ना है, उनके लिए तो कुछ पूछने की बात नहीं। बस खाली उनको अपना एटीट्यूड बदल देना है। क्यों? क्योंकि आप लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो। एक मैं अनुमान के हिसाब से मान रहा हूँ कि मिनिमम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी तैयारी का जो तरीका है, मैं जब 1 साल तो नहीं हुआ उतना, लगभग 8-10 महीने हुआ पढ़ाते हुए, मैं देख रहा हूँ कि जो परंपरा है पोथी रटने वाली, वो जो परंपरा है फैक्ट रटने वाली, परंपरा है पीडीएफ चाटने वाली, वो परंपरा अभी टूटी नहीं है पूरी तरीके से। यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्जाम था प्रीलिम का, उसने आपकी तंद्रा तोड़ी, उसने आपकी नींद जगाई है। मैंने भी कुछ वीडियो जो पहले बनाए थे जो थोड़े से आलोचना करने वाले थे लोगों की, उसने भी आपको थोड़ा झकझोरा था, इसने आपकी नींद जगाई है। लेकिन अभी इतना मजबूर नहीं किया है कि आप अपना स्वभाव बदल दें, क्योंकि संस्कृत में कहावत है दुरात दुरतो क्रमः। आदत और स्वभाव मजबूरी में बहुत मुश्किल से ही बदलते हैं, सामान्य तौर पे बदलते नहीं हैं। स्वभाव बदलेगा नहीं लोगों का। तो अभी भी आपको रटने की आदत है, अभी भी आपको पोथी और पीडीएफ खेलने की आदत है। और वो आदत सिर्फ प्रीलिम में नहीं, मेंस में भी मैं देख रहा हूँ कि भाई एक टॉपिक पे पहले तो पूरी टीम मिल करके जम करके शानदार कंटेंट बनाती है, उसके रिव्यू पे रिव्यू, 3-3 4-4 रिव्यू होते हैं, उनकी न मालूम कितनी प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन, सब प्रक्रिया चलती है। फिर मैं 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके उस पर वैलिडेशन करता हूँ और वैलिडेशन करके फिर लेक्चर लेता हूँ। और 4-5 साल का जो मेरा अपना ज्ञान है पढ़ने पढ़ाने का, वो सब पूरा उसमें उड़ेलने की कोशिश करता हूँ। और बच्चे कहते भी हैं, कई सारे जो अच्छे बच्चे हैं, कि पीडीएफ में जितना नहीं होगा उसे 4 गुना ज़्यादा पॉइंट में बताता हूँ लेक्चर में। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सिर्फ पीडीएफ चाहिए होता है, जबकि उनको आता कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं होना चाहते या उनको समझता नहीं है, क्योंकि उनकी आदत बन गई है। उनको लगता है पीडीएफ में सब मिला होता है। पीडीएफ में सब नहीं आ सकता, दुनिया का कोई भी पीडीएफ मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मैं फिर से कहता हूँ, 3 बातों पे ध्यान दो। चिंतन, एक तो चिंतन करना है।
चिंतन कैसे करना है। लॉजिकल गेसिंग एक जो मैंने परंपरा शुरू की थी, वो लॉजिकल गेसिंग कोई तुक्का नहीं था। अस्तित्व बैच में से लगभग 250 लोगों ने पास किया, और ये 250 लोग का मैं जब स्ट्राइक रेट कहता हूँ लगभग 50% है। क्यों 50%? क्योंकि लगभग 500 लोगों को ही मैं पढ़ा रहा था। बाद में आकर के जब वो एग्जाम आना हुआ तो 100-200 लोग और इकट्ठा हो गए। अब उनको मैं तो गाइड कर नहीं सका लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम में आ गए और बहुत सस्ता सब कर दिया, लगभग ओपन कर दिया, तो लोग आ गए। अदरवाइज लगभग 500 सीरियस लोगों को पढ़ाया, उसमें से 250 लोगों का सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए, और वो पोल कराया है, ग्रुप में पड़ा हुआ आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि लॉजिकल गेसिंग एक वैज्ञानिक और चिंतनपूर्ण एक तरीका है, जो नेट जीआरएफ में भी उतना उपयोगी है, जो आपके किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी उतना उपयोगी है। वो सोचना सिखाता है, वो चिंतन करना सिखाता है। यूपीएससी की जो मित्र हमारी तैयारी कर रहे हैं इस बार प्रीलिम के मई में जो होने वाला है 22 मई को, उनको मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू उठा लो, और इससे पहले तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, उसका आंसर देखा होगा, आगे बढ़ गए होगे। अभी वैसा नहीं करना है, रोज 10 पीवाईक्यू खाली सॉल्व करना है, और उस 10 पीवाईक्यू में आप सोचने की कोशिश करो कि इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते थे अगर आपको नहीं आता है तो। कौन से वो तरीके यूज कर सकते थे जिससे आप उत्तर तक पहुंच सकते थे, और वो आप कर सकते हैं। अभी इस सेशन में आने के पहले मैं हिंदी का पेपर देख रहा था, जो आरओ का आया है। 2023 में एक एग्जाम हो चुका है, उसका री एग्जाम ही हो रहा है संभवतः, तो उसका मैं पेपर देख रहा था हिंदी का। उस हिंदी के पेपर में मैंने देखा कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं भी पता है, तो भी आप लॉजिक से, कॉमन सेंस से, गेस से कर सकते हैं। जो नॉमेनक्लेचर का गेसिंग मैंने सिखाया था, नॉमेनक्लेचर का एक थीम था लॉजिकल गेसिंग में, उस नॉमेनक्लेचर के थीम से ही आप कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक सोचा है कि जो जीएस के लिए लॉजिकल गेसिंग लेके आया था, एक बार आरओ का जो पेपर 2023 में, 23 वाला जो 24 में हुआ, उसका मैं लॉजिकल गेसिंग लेके आ ही जाता हूँ। एक आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ कि किस तरीके से आप, अगर आपको नहीं भी पता है, क्योंकि भाई 60 नंबर का आरओ का प्रीलिम का पेपर है हिंदी का, अब हो सकता है कि 50 आपने किया, 50 औरों ने भी किया, किसी ने 52 किया। अगर लॉजिकल गेसिंग या चिंतनपूर्ण तरीके से आपने उस पेपर को अप्रोच किया, हो सकता है आपका 52, 53, 54 हो जाए। तो अगर आपको 54 मिल गए, 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए, तो आपके सफल होने की संभावना तुरंत बढ़ जाती है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो मित्र, कितनी भी कोशिश, मतलब कितनी भी कोशिश, प्रीलिम और मेंस दोनों में जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है, उसमें आप 60 में 60 तो नहीं ला पाओगे। कुछ बहुत टॉपर होंगे, शानदार होंगे, हो सकता है 58 ले आए, लेकिन फिर वो जीएस में कम हो जाएंगे। तो क्या बेहतर नहीं है कि एवरेज तौर पे मेहनत करके 50 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं अपनी मेहनत से, 4-5 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं लॉजिकल गेसिंग से, और जीएस में बाकी जोर आप लगा दीजिए जीएस में। तो जीएस में जोर लगा करके शानदार स्कोर वहाँ कीजिए, और 54-55 यहाँ पे ले आइए, और आप क्वालिफाई कर गए। तो सिर्फ रट्टा मारने से, सिर्फ पढ़ने से होने वाला नहीं है। तो हिंदी के लिए मेरा मंत्र है, और ये हिंदी के लिए मंत्र मैं क्यों दे रहा हूँ, एक तो लॉजिकल गेसिंग का जो थीम है नॉमेनक्लेचर, वो सदाबहार है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीसिएंट है, ऑमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी। दूसरा, हिंदी साहित्य मेरा प्रिय विषय रहा है, और मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल भी रहा है। तो मुझे हिंदी की जितनी समझ है, जितनी मेरी समझ है, 60 में 60 जो ले आया है किसी एक पेपर में, मैं उसके लिए क्या ही बात करूँ, तो एक्सेप्शनल है, होगा। लेकिन 60 में 60 के 100% लोगों के आएंगे क्या? मैं तो हमेशा मान के चल रहा हूँ एक क्वेश्चन गलती से गलत हो जाएगा, गोला भरने में गलत हो जाएगा। मैं 60 में 60, मैं आदर्श बातें नहीं करता भाई। तो जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि आरओ में जो हिंदी का पेपर है, ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर है, मैं उसके लिए एक लॉजिकल गेसिंग की, ऑफकोर्स वो सब कुछ फ्री ही होगा। मेरी जो भी हिंदी की पढ़ाई है, साहित्य की जो पढ़ाई है, उसके हिसाब से मैं 4-5 लेक्चर लेके आऊँगा, और मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आपका जो उपलब्ध, जो आपका प्री ऑक्युपाइड नॉलेज है, उसके माध्यम से आप 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं जीएस में भी कह रहा था 15 मार्क्स बढ़ा देगा, 15 मार्क्स बढ़ा देगा, लोगों के बहुत मार्क्स बढ़े, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन, 50 आप मेहनत से कर लो, 4-5 मैं करवा दूंगा, 54-55 आपके सही हो जाएंगे। तो ये हो गया हिंदी। अब जो जीएस की जहाँ तक बात है, जीएस के लिए थोड़ा सा अपने स्टांस, थोड़ा सा आप तरीका चेंज कीजिए। तरीका कैसे चेंज करोगे? अभी तो हमने प्रीलिम के लिए डेडिकेटेडली, हाँ बोला था पीयूष को आने के लिए, बट वो कहीं पे मेडिकल कोई इशू था तो गया हुआ है वहाँ पे। तो जो जीएस है, जीएस के लिए मैं आपको कहूँगा कि जैसे मेंस के लिए हम बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत इनोवेशन के साथ, बहुत एक्सपर्टीज के साथ काम कर रहे हैं, बदले हुए सिलेबस, बदले हुए पैटर्न के हिसाब से आरओ और पीसीएस के प्रीलिम के लिए मई से हम प्रयास शुरू करना चाहते थे, क्योंकि मई तक हम मेंस पढ़ाना चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं वो मेंस पढ़ें, करंट अफेयर और टेस्ट वगैरह साथ में चलते रहें, और मई से जम के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, 4-4.5 महीने जम करके हम उनको प्रीलिम पढ़ाएं। ऐसा हमारा उद्देश्य था, ऐसा हम सोचते थे, और हमने उसके लिए काम भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई वादा कर रहा हूँ। यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आरओ के विद्यार्थी जो हैं, ये वही विद्यार्थी हैं जो पीसीएस भी दे रहे हैं, अपने ही विद्यार्थी हैं, अपनी ही कम्युनिटी के विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। हिंदी के लिए तो मैंने कह दिया कि मैं लॉजिकल गेसिंग की सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए,
अगला जो पहला वीडियो है वो आपको शायद 3-4 दिन में मिल जाएगा, ठीक है? आज अगर 2 घंटे भी मेरे पास समय होते तो मैं पहला वीडियो लाके दे देता आपको, ठीक? लेकिन पहला हिंदी का वीडियो लॉजिकल गेसिंग का आपको मिलेगा, इसी हफ्ते मिलेगा। उसकी वजह से आप देखेंगे कि कैसे आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बेसिक भी नॉलेज है तो आप बढ़ा पाएँगे। रही बात जीएस की, जीएस के लिए मुझे टीम बनाने दीजिए। मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, क्योंकि जिनको मैं हायर करूँगा मैं कोशिश करूँगा उनका जीएस में यूपीएससी के प्रीलिम के जीएस में ज़्यादा मार्क्स हों। क्यों? क्योंकि अब जो पैटर्न हो गया है वो ज़्यादा डीप में हो गया है, ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज हो गया है। तो वहाँ पे किस तरीके से आपका मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। यूपीएससी में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है जीएस में, अनप्रेडिक्टेबल पेपर में, जैसे 2023 का पेपर, प्रीलिम का पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत ही उटपटांग पेपर था। फैक्ट भी थे और ऐसे फैक्ट थे जो आपको नहीं आते हैं। 2022 का पेपर भी ऐसा ही था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चूँकि मैंने ऐसे झंझावात और ऐसे तूफ़ानी पेपर में भी अच्छा स्कोर किया था, मेरे मित्रों ने अच्छा स्कोर किया था। तो मैं चाहता हूँ कि उन पेपर्स में या वैसे अनप्रेडिक्टेबल पेपर में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, अच्छा स्कोर मतलब 100 से ज़्यादा स्कोर, फॉरेस्ट की कट ऑफ जिन्होंने क्लियर की है, उनके साथ मैं बात करता हूँ और उनसे पूछूँगा कि अगर वो अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं मई में, चूँकि मई में अटेम्प्ट दे रहूँगा तो मई तक वो फ्री नहीं हो पाएँगे यूपीएससी से। तो अगर वो अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं तो ऐसे 3-4 लोगों की टीम बनाता हूँ और उनसे कहूँगा कि भाई आप ज़्यादा नहीं, एक 25-30 टेस्ट ऐसे डिज़ाइन कीजिए। 2024 का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम का पेपर है, लास्ट ईयर जो आरओ का प्रीलिम का पेपर हुआ है, उन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उनको डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए वैसा रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, वैसे क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए। तो कुछ टेस्ट आपको 25-30 टेस्ट मिल जाएँगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और कुछ स्मार्ट लेक्चर जैसे कि आपको याद होगा 15 अगस्त 2024 को जब हम पीसीएस का प्रीलिम पढ़ रहे थे, उस समय हमने क्विट फेल्योर मूवमेंट चलाया था। अब कोई फेल नहीं होगा। और क्विट फेल्योर मूवमेंट में हमने ये तय किया था कि पीवाईक्यू के सहारे हम पूरा जीएस पढ़ेंगे। तो हम क्या करते थे? हम करते थे कि जीएस का कोई पेपर उठाया, कोई टॉपिक उठाया, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, और हमने देखा कि इसमें कौन-कौन से सवाल पूछे गए और फिर उन सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ डाला। अब इस बार हमारे पास समय है तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है प्रीलिम में, फिर चाहे वो 2024 के पहले का पैटर्न हो या फिर 2024 का पैटर्न हो। पैटर्न कोई भी हो, लेकिन जो टॉपिक हैं, जो थीम है, वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, वो रिपीट होते हैं। तो जिन थीम पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, उन थीम को आधार बना करके आपको स्मार्ट लेक्चर दिया जाए, आपको स्मार्ट टेस्ट सीरीज़ दी जाए। लेकिन उसके लिए मैं अभी आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कल से चालू करूँगा, उसके लिए मुझे टीम बनाना पड़ेगा, मुझे ढूँढना पड़ेगा योग्य लोगों को, उसके बाद ही कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बैच अनाउंस कर दिया और हमारे पास लोग काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि भगीरथ प्लस में सारी ऊर्जा, मतलब सब कुछ झोंक दे रहे हैं। कड़छड़ डूब रहा है। अग्नि परीक्षा का कंटेंट बनाने के लिए पूरी 1.5 महीना लगा दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन अच्छी हो सके, अच्छे इवैल्यूएटर हमें नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से उनकी कॉपी इवैल्यूएशन में थोड़ी देर हुई। अब मैं सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, अब मैं किसी तुक्के से पास हुए पीसीएस का प्रीलिम बच्चे को ला करके मैं इवैल्यूएशन तो नहीं करवा दूँगा। मिनिमम योग्यता ही मैंने रखी, या तो यूपीएससी का 2-3 मेंस दिया हो, या तो कम से कम उसने इंटरव्यू दिया हो यूपीएससी का। उसी को इवैल्यूएशन के लिए रखते हैं और वो भी लाइव इवैल्यूएशन होता है। उसमें दम हो कम्युनिकेट करने का, उसमें साहस हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसमें नॉलेज हो। तो वो चुनौती एक मैं फेस कर रहा हूँ। तो वो दोनों घर, मतलब भगीरथ प्लस तो शानदार चल रहा है, अग्नि परीक्षा की इवैल्यूएशन का एक दिक्कत है, वो दिक्कत 2-3 दिन में फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हमने एक स्मार्ट मूव लिया है कि कुछ शानदार लोगों को ला करके उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे करके, उतने रिसोर्सेज़ नहीं फिर भी पैसा दे करके उनसे इवैल्यूएशन करवाना है ताकि बच्चों का भला हो। जैसे ही वो फिक्स होता है, वैसे ही हम आपको आरओ के प्रीलिम के लिए और यूपीपीसीएस के प्रीलिम के लिए क्या कर सकते हैं, जीएस के लिए क्या कर सकते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। इंद्रधनुष बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें प्रीलिम और मेंस कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा है। वो पीसीएस के 2025 और 26 बैच को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। एक बात जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि करंट अफेयर आपने हमसे पढ़ा था। जिस तरीके का पैटर्न था, चूँकि करंट अफेयर का भी सवाल आया है, जिस तरीके का पैटर्न था 2024 के पहले तक, उसी पैटर्न को तो फॉलो करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आयोग अगर 2025 में कोई ऐसा पेपर पूछ ले जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के तर्ज पे हो, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन करंट अफेयर का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो लेक्चर्स आपके लिए लिए मैंने, आपने बहुत पसंद किया। इतना ज़्यादा पसंद किया कि एग्जाम के जस्ट पहले जो करंट अफेयर का हमने कंपाइलेशन डाला, उसको बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर्स ने 1,500 घंटे देखे, 1500 आवर्स, वॉच आवर्स, जो बहुत ज़्यादा था। लगभग 10,000 लोगों ने उसको देखा। तो मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर के लिए आपने लेक्चर्स बहुत पसंद किए, आपने कंपाइलेशन पसंद किए, पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हुआ, इसकी वजह से उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मिल सकता था। करंट अफेयर के लिए रोज़ का लेक्चर किसी काम का नहीं, चूँकि यूट्यूब पे रोज़ लेक्चर पढ़ाने वाले, रोज़ एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हज़ारों लोग हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने पहले तय किया था कि रोज़ करेंगे, लेकिन स्नेहल मैडम ने 10 दिन किया और इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी लगा रही थी पूरी टीम, वॉलंटियर्स हमारे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं दिख रहा था।
उस तरीके से लोगों का उत्साह नहीं दिख रहा था। तो फिर हमने तय किया कि हफ्ते में 1 लेक्चर आएगा। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो रोज़ अखबार पढ़ते हैं। रोज़ अखबार पढ़ने के बाद में अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ तो आप देखिए, इस तरीके से कुछ करंट अफेयर में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास समय नहीं था, इसकी वजह से ये काम रुका हुआ था। डेली न्यूज़ कंटेंट, ये डेली न्यूज़ कंटेंट है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, स्नेहल मैडम हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रोज़ अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग टॉपिक दे दिया गया है। जैसे मान लो कि अपनी वॉलंटियर हैं एक रितिका, इनको दे दिया गया है इकोनॉमी वगैरह और आईआर वगैरह, तो उन्होंने इकोनॉमी और आईआर सबमिट कर दिया। दीपक ने कोई एक विषय और सबमिट कर दिया, किसी ने दूसरा विषय कर दिया, और ये पूरे हफ्ते ये लोग आर्टिकल देखते हैं, कंपाइल करते रहते हैं, और अंत में क्या करते हैं, जो हमारी टीम मेंबर है वो उन सभी को उठाती हैं और कुछ ऐसा करती हैं। जैसे डिलिमिटेशन पे बहुत आर्टिकल आ रहा था, इंपॉर्टेंट था, वॉलंटियर ने इसको पढ़ा, हाईलाइट किया, और उसके बाद में इसके जो पॉइंट्स थे वो निकाल दिए। पॉइंट्स निकाल दिया, फिर इस पे पीवाईक्यू क्या आया हुआ है वो दिखाया, उस पे क्या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है वो दिखाया, और प्रीलिम में क्या सवाल बन सकते हैं। मेंस का सवाल ये बनाया कि ये सवाल बन सकता है, पीवाईक्यू दिखाया, आर्टिकल डिस्कस किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, फिर प्रीलिम के लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दिए यहीं से। ठीक, ऐसे ही अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किया जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे साइंस एंड टेक क्या है, जो रश्मि ने सबमिट किया, साइंस एंड टेक पे जैसे ये मून लैंडिंग वाली जो चर्चा है वो बहुत ज़ोरों पे थी, तो इस पे क्या सवाल बन सकता है? तो हमने सोचा कि भाई ऑलरेडी इसने चंद्रयान पे सवाल पूछा हुआ है, तो वैसे ही ये सवाल पूछ सकता है इस पर भी। तो उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए। तो करेंगे क्या? करेंगे ये मित्र कि इसी कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे कि जो भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनको मेंस भी देना है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर वो सुनेंगे इसको तो उनको एक्चुअली मन से आभार, क्योंकि लगभग 8-10 लोग वॉलंटियर कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए। अगर सैलरी पे रखना होता है, किसी को पैसे दे के काम करवाना पड़ता है, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए जाते इस काम के लिए, लेकिन वो फ्री में कर रहे हैं। तो उनसे आग्रह करूँगा कि रोज़ पढ़ें, रोज़ अखबार में इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, एक्सप्लेन्ड पेजेस को हाईलाइट करें, मेंस का कंटेंट तैयार करें, प्रीलिम के लिए पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम करें, और हफ्ते में एक बार शनिवार या रविवार के दिन 1-1.5 घंटे बैठेंगे। मेंस के भी, प्रीलिम के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अखबार में कवर किए गए हैं, हिंदू एक्सप्रेस, मिंट वगैरह में, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने उसका नाम रखा है करंट अफेयर का वीकली बुलेटिन। अब तक आ नहीं पाया है आपके सामने, लेकिन लगभग 2-3 हफ्तों से ये कंटेंट तैयार हो रहा है, मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गलती। तो करंट अफेयर का वीकली बुलेटिन करके एक जो प्रयास हम लाने वाले हैं, मुझे लग रहा है करंट अफेयर में काफ़ी हद तक आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्यों? रोज़ आपको सिर्फ थोड़ा अखबार पढ़ लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। थोड़ा भी आपने अखबार पढ़ा और पूरे हफ्ते का न्यूज़, पूरे हफ्ते का एडिटोरियल, पूरे हफ्ते का मेंस, पूरे हफ्ते का प्रीलिम कंटेंट आपको एक साथ मिल गया, उसके पॉइंट्स मिल गए, उसके क्वेश्चन मिल गए, संभावित क्वेश्चन मिल गए, उतने से आपका काम हो जाएगा। फिर भी दिक्कत रहेगी तो लास्ट में कंपाइलेशन वगैरह से आपका काम हो जाएगा। तो ये करंट का इशू सॉल्व हो गया। मुझे लग रहा है कि हिंदी का सॉल्व हो गया, करंट का सॉल्व हो गया, ये सब हो गया। अब बचता है जो बहुत जनरल क्वेश्चन है। वो जनरल क्वेश्चन क्या है? बैलेंस कैसे करें? एग्ज़ाम में बैलेंस कैसे करें बता दिया। लाइफ़ में कैसे बैलेंस करें इसके लिए भी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए कोई डायमेंशन छूट रहा है क्या? कोई भी डायमेंशन छूट रहा है क्या? ऐसा कोई पॉइंट जो ना कवर किया हो, उसको कर लेते हैं फिर आपसे बातचीत करेंगे। एनी डायमेंशन? सर टेस्ट हाँ? सर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे क्या? टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे क्या आपसे? टेस्ट के लिए मैंने वही कहा कि मुझे कम से कम 2 दिन 3 दिन तो दो, हफ्ते भर लग सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन मिनिमम दो। मुझे अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग जिनके कम से कम 100-110 मार्क्स हों यूपीएससी में 2022-23 के पेपर्स में। ताकि वो कम से कम क्वेश्चन जो फ्रेम करें 2024 के यूपी पीसीएस के पेपर के हिसाब से, आरओ का जो पुराना पेपर हुआ उसके हिसाब से, डीप में क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, उसमें कुछ लॉजिकल गेसिंग इस्तेमाल हो, वैसा क्वेश्चन फ्रेम करें। अब उठा करके कॉपी पेस्ट मारना, मतलब मैं किसी को आलोचना फिर से नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है, रिसर्च नहीं होता ना देश में, ना समाज में, ना एजुकेशन में। जहाँ रिसर्च नहीं होता वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जैसे तैसे काम निपटाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटी हो बड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 400 करोड़ किसी का टर्नओवर है या 1000 करोड़ टर्नओवर है। फ़र्क इससे पड़ता है कि उनकी जो फैक्ट्री है, भाई कोचिंग में या एडटेक में या एजुकेशन में जो सबसे बड़ा कैपिटल है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स।
ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद थोड़ी टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आप किसी को एजुकेशन दे ही नहीं सकते। आपने बस किसी को भी उठा लिया है, कोई भी कंटेंट बना रहा है, फिर आप अपलोड कर दे रहे हैं। मेरा मन ही नहीं मानता, कोई भी कंटेंट मेरी नज़रों से जब तक वो पार नहीं होती है, जब तक उसको स्क्रीन नहीं होती है, वो जा ही नहीं सकता है। नहीं पढ़ाऊंगा, सेशन रोक दूंगा, ब्रेक ले लूंगा, पर वो नहीं जाएगा, नहीं अपलोड होगा। तो क्वालिटी जो कंट्रोल है वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, बच्चे कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं, कहीं पे भी लगाते रहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, बस मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर कभी गलती से भी कोई सुन ले मुझे, तो सबसे एक ही चीज़ आग्रह कर रहा हूँ, जब भी आप एक भी क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, जब भी आप एक भी चैप्टर पढ़ाइए किसी बच्चे को, एक ही, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पैदाइशी टीचर हूँ, 15 साल की उम्र से सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ और अच्छा खासा अचीव किया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करें, जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाएं, 2-3 पैरामीटर चेक करें। पहला पैरामीटर, उस कंटेंट को किसने डेवलप किया, क्या उसको समझ है, उसकी योग्यता है, उसको नॉलेज है या नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लेस कंटेंट विल बी जजिंग मोर कंटेंट, विल बी गाइडिंग मोर कंटेंट, नहीं होता है वो। नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेंट, जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया है, क्या वो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्या वो एग्जाम के अनुकूल है, पैटर्न के हिसाब से है, कितना फ़ायदा होगा उन बच्चों का, या फिर आपने औरंगजेब के कितने युद्ध हुए हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगवा लिया, वही एकमात्र आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो तो बच्चा खुद भी पढ़ लेगा ना, उससे उसकी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। आपने जो दिया, क्या बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा, स्टूडेंट आसानी से पढ़ पाएगा, रट पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, रिकॉल कर पाएगा एग्जाम में? नहीं कर पाएगा। तो क्यों दे रहे हैं फिर आप? उसकी कोई उपयोगिता है क्या? कल को अगर तुक्के से गलती से उसमें कोई वर्ड मैच हो जाए और आप कहें कि अस्तित्व वैसे 250 लोगों ने क्वालिफाई किया, लॉजिकल गेसिंग से न मालूम कितने लोगों का भला हुआ, जिन्होंने नहीं एडमिशन लिया था उनका भी। लेकिन क्या मैंने एक भी पोस्ट डाला? स्क्रीनशॉट किसी बच्चे का, न मालूम कितने स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, कितने ग्रेटिट्यूड के मैसेजेस पड़े होंगे, एक भी मैसेज डाला क्या? नहीं डाला। क्या उनके ग्रेटिट्यूड को उठा के बेचना शुरू कर दूँ? अब भी देखना, जब मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस के रिजल्ट में 200 के आसपास अपने पास स्टूडेंट हैं अभी जो मेंस दे रहे हैं इस बार। मतलब हैं तो 750, लेकिन उसमें से 200 लगभग ऐसे हैं जो मेंस दे रहे हैं, मतलब वो प्रीलिम क्वालीफाई हो गए। ये संख्या लगभग 250 तक पहुंच ही जाएगी, 250-300 तक। कुछ लोग और एडमिशन लेंगे। मुझे पूरा यकीन है लगभग 150 लोग इंटरव्यू देंगे और मिनिमम 100 लोग क्वालीफाई करने वाले हैं। यानी कि 900 950 की वैकेंसी में कम से कम 100 लोग एडमित्र से होंगे। तो आप देखिएगा, मुझे उनके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। तो ऐसे नहीं क्वालीफाई करेंगे, सिर्फ उनका योगदान नहीं होगा। दिन भर रात भर वही दिमाग में चलता है कि भाई इन बच्चों ने ये पढ़ लिया तो इनको और क्या कर सकते हैं जिससे इनकी और हेल्प हो सके। तो कम से कम जो भी टीचिंग कम्युनिटी है, जो भी कोचिंग्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, स्टूडेंट का जीवन कैसे आसान हो। टीचिंग और प्रेम वही जो आपका जीवन सरल करे, जो आपका पढ़ाई सरल करे, जो आपका अध्ययन सरल करे, जो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को सरल करे। तो ये अगर ध्यान में रखा जाएगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपका जीवन आसान हो जाएगा। टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बात कर रहे हैं, नहीं किसी को मैं उन चीज़ों पे बात भी नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ, बहुत मतलब बहुत। ठीक, तो स्ट्रेटजीज मेरे बहुत पड़े हुए हैं, उसी को बार बार, इसीलिए जब नोटिफिकेशन आया तो स्ट्रेटजी वीडियो क्या है, हर कोई, हर दूसरा तीसरा आदमी मुंह उठा करके स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा होगा। कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे बात करेंगे, आपका रिव्यू करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, कितनी पहुंची है, ताकि हम प्लान कर सकें। इसीलिए सेशन करने के पहले मैंने कहा कि आप बताइए कि भाई आपको समस्या क्या है, किन इशूज पे बात करनी है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने जो चाहा उस पर बात किया। आपको दिक्कत कहाँ है, तो आपने जो दिक्कत बताया हमने उस पर बात किया। इसलिए आरो एरो की समीक्षा है, प्रिपरेशन की समीक्षा है। टेस्ट पेपर जहाँ तक बात है कि प्रीलिम के लिए टेस्ट सीरीज, प्रीलिम के लिए स्मार्ट लेक्चर्स। मैंने कहा था क्वेश्चन में फालतू में डाउट ना करें, और बहुत फायदा हुआ लोगों को। एक्चुअली सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं, लोगों पे भी ज़्यादा डाउट नहीं करते हैं। एक शेर है कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बहुत ज़्यादा डाउट करोगे चाहे क्वेश्चन पे तो गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जीवन में किसी भी डाउट करोगे गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपने देखा क्वेश्चन को, एनालिसिस किया, चिंतन किया, तर्क किया, ऐसा क्यों है, कैसे है, कैसे है। निगेटिव कनोटेशन के साथ नहीं जाना है, निगेटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम में नहीं जाना है। निगेटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे, नर्व कंट्रोल नहीं रहेगा, तुम फेल होके आओगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, इतने अच्छे स्टूडेंट्स मैं आपको बता नहीं सकता, अपने अस्तित्व बैच में थे। मेरा मन रोता है, 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन सही भी थे, नहीं हुआ है कईयों का, कि नैरो मार्जिन से उनका नहीं हुआ। अनप्रडिक्टेबिलिटी इतनी थी इस एग्जाम में, नहीं हुआ। मैं जानता हूँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनका सिलेक्शन होना है, अच्छी रैंक पे होना है, पर दुख होता है उनके लिए, क्योंकि किसी का नर्व कंट्रोल नहीं था, कोई घबरा गया, कोई अननेसेसरी डाउट कर रहा था, या किसी का 80-82 क्वेश्चन सही था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हुआ, भगवान जाने। तो टेस्ट सीरीज के लिए हम टीम बनाएंगे, बन जाएगा। और अगर बनाएंगे भी तो मुझे लग रहा है एक अस्तित्व बैच जो हमने चलाया उसका एक्सेस अब भी आपके पास है एप्लीकेशन पे, किसी का एक्सेस बंद नहीं किया, ग्रुप अब भी है, किसी को निकाला नहीं,
क्योंकि एक बार जो अपना हुआ वो पराया नहीं हुआ, ये क्या बार-बार रिन्यूएबल ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि जो टीम बनाएँगे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको रिसोर्सेज़ देने पड़ेंगे। तो अस्तित्व की जगह एक अस्तित्व प्लस करके हम इतना अफोर्डेबल हो, मार्केट में आप सोच भी नहीं सकते हो इतना सस्ता। जैसे हमने सम्राट शुरू करने वाले हैं, कल से हम सम्राट लॉन्च कर रहे हैं। सम्राट में क्या है, ₹250 सिर्फ पर मंथ देना है और इंटरव्यू दी हुई फैकल्टी बैठेंगी, आंसर राइटिंग करवाएँगे, रोल लाइव आंसर राइटिंग, लाइव डिस्कशन, लाइव कंटेंट, मॉडल आंसर शानदार हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश में। वो भी अगर आप 30 दिन लिखते हो तो पूरा पैसा वापस, वो पैसे भी नहीं लेंगे आपसे। ऐसे ही अस्तित्व प्लस करके हम एक विचार कर रहे हैं, सिर्फ वो विचार में है कि अस्तित्व प्लस लेके आएँ, एक बहुत मामूली से कंट्रीब्यूशन से, बहुत मामूली मतलब बहुत मामूली। उसका उद्देश्य 3 रहेगा। पहला, जिन टॉपिक जो बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, यानी जिन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अब आप कुछ भी कर लो, बनना ही बनना है, उन टॉपिक पे स्मार्ट लेक्चर्स प्रॉपर अपने पास आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से डिजिटल बोर्ड भी आ गया है, तो उस पे भी हम थोड़ा बहुत, ताकि आपका अनुभव बेहतर हो सके, तो उस पे स्मार्ट लेक्चर्स। दूसरा करंट अफेयर और तीसरा टेस्ट, 3 ही पिलर रहेंगे उसके। एक चौथा पिलर लॉजिकल गेसिंग का है, जो रहेगा ही रहेगा, जिसमें हम पुरानी जो 20 साल का पेपर हो उस पे लॉजिकल गेसिंग कराएँगे, हिंदी पे लॉजिकल गेसिंग कराएँगे, तो वो तो ऐड ऑन है, वैल्यू एडिशन है, वो तो रहेगा ही रहेगा। पर कुल मिलाकर के टेस्ट सीरीज, स्मार्ट लेक्चर्स और करंट अफेयर, ये 3 फोकस रहने वाले हैं अस्तित्व प्लस में। लेकिन उसके लिए मुझे बनानी है टीम, और मैं बनाऊँगा टीम अच्छे योग्य लोगों की मदद से। अगर मुझे मिल जाएँगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा बहुत जल्दी, ठीक है? अब आपसे हम बात करते हैं एक-एक करके, किसी की स्पेसिफिक क्वेरी हो तो पूछ सकता है, मुझसे बात कर सकते हैं। बोलो भैया, कुछ बचा हो तो बताओ, या कुछ मन में हो तो बताओ, बोलिए। हम जिससे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, मुझसे ये सवाल मत पूछो, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता। सर बस इस बार सिलेक्शन करा दो। विनीत, तुम देख रहे हो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, एक पूरी जनरेशन के लिए, एक बैच के लिए नहीं, जनरेशन के लिए। अपना उद्देश्य जो है ना, जो सम्राट है ना, सम्राट के लिए एक ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। उसका उद्देश्य क्या है बताने वाला हूँ, कि भाई वो पूरी जनरेशन का भला करने का उद्देश्य है, कि इस साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल लोग पढ़ करके निकलें। चल रही है एच पर शेड्यूल, प्रदीप देखो कैसे नहीं चल रही। इंद्रधनुष बैच की शेड्यूल आप देखिए, एच पर शेड्यूल ही चल रहा है मेरे भाई। वहाँ पे मेंस का, वहाँ पे भी चल रहा है, तो देखिए आपके सामने देखिए। ज्योग्राफी के लेक्चर्स खाली थोड़े से प्रीलिम के बचे हुए थे जो अपलोड नहीं हो पाए, बाकी सब देखिए आप यहाँ। 11 मार्च को मुझे भी इनरोल कर दीजिए। फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब अपलोड हो चुका है। ज्योग्राफी का लेक्चर, ये जो प्रीलिम का है ये नहीं अपलोड हो पाया है, बाकी सब सेम चल रहा है, टाइम पे चल रहा है पूरा। मेंस का पूरा टाइम पे चल रहा है, प्रीलिम का टाइम पे चल रहा है, सिर्फ ज्योग्राफी का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, बाकी सब चल रहा है टाइम पे। सोसाइटी अपलोड हो गया है, रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड सोसाइटी इशूज वगैरह, ये सब अपलोड हो चुका है, नोटिफाई भी कर दिया है, देखिए आप। इंद्रधनुष देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट, आर्ट एंड फॉर्म्स, लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये अपलोड किया है जीएस का कंटेंट, और वो दोनों। रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये अपलोड किया है। और रोल ऑफ विमेन कौन सी तारीख को था? सर हाँ बोलिए। ये देखिए 16 मार्च को, तो चल रहा है ऑन टाइम, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज सब चल रहा है। बोलिए, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा था क्या? नो सर। अरे भाई, मतलब ही नहीं, पर्पज ही नहीं सॉल्व हुआ। ये देखिए 16 मार्च को रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये होना था, है ना? ये इंद्रधनुष का बैच है, अपलोड कर दिया। रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी कौन सी तारीख को? एस्टरडे, ये लेक्चर अपलोड हुआ है, ठीक। उसका फिर कंटेंट अपलोड हुआ है। फिर हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, उसका कंटेंट अपलोड हुआ है, उसका लेक्चर अपलोड हुआ है एप्लीकेशन पर। अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश तीनों टाइप के कंटेंट चल रहा है टाइम पे। सिर्फ ज्योग्राफी का लेक्चर है जो एक अपलोड नहीं हो पाया है, बाकी तो टाइम पे ही चल रहा है। मतलब ज्योग्राफी का लेक्चर मतलब प्रीलिम वाला लेक्चर, क्योंकि इंद्रधनुष में प्रीलिम और मेंस एक साथ चल रहा है ना, तो मेंस वाला तो बिल्कुल ऑन टाइम है, भगीरथ प्लस की तरह। भगीरथ प्लस वंदे भारत एक्सप्रेस है एक्चुअली, वो रुक नहीं सकता, है ना।
सर मेरे कहने का मतलब ये था हाँ कि ये भगीरथ प्लस का शेड्यूल है, इसमें इंक्लूड है, तो ये सारी चीजें सही चल रही हैं। हम्म। ये इंद्रधनुष जो स्पेशली फॉर प्री है उसकी क्लासेज में पूछ रहा था सर। तो करंट अफेयर टाइम पे दिया, टेस्ट वगैरह टाइम पे दिया, सिर्फ ये ज्योग्राफी के लेक्चर्स खाली टाइम पे नहीं हो पाए, वही तो पेंडिंग है, बाकी क्या पेंडिंग? सर नहीं सर, मैं खुद रेगुलर इस समय नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि कहीं हो रहा हो, मुझे पता ना चल रहा हो, इसलिए पूछा नहीं, सर। शेड्यूल के हिसाब से ही चलेगा, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, कई बार अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं, ठीक है। तो हो जाएगा। एक लेकिन महीने और है सर, ये 15 दिन पे जो करंट बोले थे सर वो नहीं हो पा रहा है, 15 तो दिन पे नहीं, यही वाला हफ्ते कीजिए। हफ्ते भर में करेंगे। प्रदीप, आपने देखा अभी सेशन 5 मिनट पहले जो मैंने बताया, जी सर, जी सर, जी करंट सर, वाला वो तो देखा, सुना। प्रयास देखा ना, जी सर, जी सब कुछ जी सर। मतलब ये वॉलंटियर की पार्ट। करंट के लिए आवर्तिका, सर, करंट के लिए मुझे भी पूछना था और हिस्ट्री के लिए। करंट के लिए मैंने बताया ना, वीकली बुलेटिन आएगा। गलती मेरी है, वॉलंटियर्स 10 लोग काम कर रहे हैं और इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, वो सब मोस्टली मेंस अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं। मैं उनके मेहनत का सम्मान नहीं रख पा रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लेक्चर लेना था, मैं लेक्चर नहीं ले पाया, और कारण लेक्चर न लेने के पीछे एक तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता, नंबर 1। नंबर 2, उसमें प्रीलिम का जो एनालिसिस था, कि जो उन्होंने कंटेंट दिया मुझे, उस प्रीलिम के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, वो करने की जिम्मेदारी मेरी थी, और वो नहीं कर पाया। तो वो अगर हो गया होता तो मैं लेता, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वीकली बुलेटिन, 15 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15 दिन में मैगजीन बोला था, 15 दिन में मैगजीन नहीं, हफ्ते हफ्ते भर वाले कंटेंट को कंपाइल करके दे देंगे, हफ्ते भर में लेक्चर लेंगे। यानी हफ्ते भर का जितना करंट अफेयर है, उसके जितने भी प्रीलिम पे कंटेंट बन सकते हैं, प्रीलिम पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और मेंस पे जो कंटेंट और उस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम हफ्ते भर में एक बार डिस्कस कर दिया करेंगे। 1.5 से 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, और फिर उन्हीं को कंपाइल कर देंगे। 15 दिन में आपको हम कंपाइलेशन दे दिया करेंगे, वो करने वाले। अस्तित्व प्लस जब भी आएगा, अपने पास 3-4 लोग और आ जाएंगे। अगर 3-4 लोग और आ जाएंगे तो कम से कम वो थोड़ा सा और हेल्प कर सकेंगे। ठीक, तो करंट सर, अफेयर का हिस्ट्री टेंशन। के लिए क्योंकि क्रोनोलॉजी ऐसी होती है कि फिर बहुत ऐसे गलत बहुत होते हैं क्वेश्चन उसमें। तो गलत तो होगा हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी, उसमें एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि क्रोनोलॉजी में आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी आपको ज्यादातर पता जो होना चाहिए। पीसीएस का था, फिर कहाँ कहाँ से उठा के डाल दिए थे, पूरा क्रोनोलॉजी पे ही तो था। कोशिश करेंगे कि क्रोनोलॉजी अगर हाई यील्डिंग टॉपिक है, मैंने कहा ना हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल थीम्स हैं, उसमें क्रोनोलॉजी भी एक थीम है, उसमें वार भी एक थीम है, उसमें हिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर जो एरा है, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल का, असहयोग आंदोलन है, ये सब थीम है। तो ये जो थीम है, ये जो बहुत हाई यील्डिंग थीम्स हैं, उन पे स्मार्ट लेक्चर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा हिस्ट्री पढ़ाने से अच्छा है कि थेमेटिक लेक्चर्स हों, कि अगर 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक में 5 टॉपिक पे 70% बार 5 टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो 4 टॉपिक्स पे ही पूछे जा रहे हैं। तो उन 4 टॉपिक पे अच्छा लेक्चर हो जाए, स्मार्ट लेक्चर हो जाए, अच्छे से पढ़ा दिया जाए, उस तरीके से करेंगे। तो प्रीलिम पूरा पढ़ाना, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाना, फिर वो 200 लेक्चर, फिर पता लगेगा कि वो 1000 पेज का नोट्स, उससे फ़ायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी का ओके रोल सर। अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज जिस तरीके से फैक्ट पूछता है, जिस तरीके से उटपटांग क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ एनसीईआरटी अपने आप में, सॉरी यार नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा। एनसीईआरटी भी उतना ही मतलब डर बेचते हैं लोग, है ना। डर जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ बिकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी डर का माहौल है। मैंने कभी एनसीईआरटी जीवन में नहीं पढ़ा। अब आप बोलोगे अब यूपीएससी में इतना अच्छा परफॉर्म किया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। और मैं खुलेआम कहता हूँ, मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा, मैंने जियोग्राफी ही पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। फिर भी मेरे जीएस में नंबर देखो यूपीएससी में अच्छे, सोसाइटी की बदौलत। एनसीईआरटी का रोल यूपी पीसीएस में आरओ में है ही नहीं, बकवास। वो रोल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक है। और जो लोग यहाँ पे 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? प्रीलिम में वैसे नंबर आ रहे हैं, तो क्या बैठ करके फिर से उसको पढ़ा जाए? अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। अदरवाइज आप बताओ मुझे, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, उसकी मदद से आप क्या करोगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लिया, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाओगे सामान्यतः? वही तो कह रहा हूँ ना, सिविली कि डर है, जहाँ जहाँ डर है वहाँ वहाँ चीज़ें बिकती हैं। डर बेचते हैं, एनसीईआरटी नहीं बेचते, डर बेचते हैं। क्या करोगे? बहुत सारे टॉपर्स एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एक बार पढ़ते हैं, एक बार कभी जीवन में पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। दिन भर एनसीईआरटी क्या होता है एनसीईआरटी जी? उसमें से थीम निकालो, ढेर सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, खत्म करो। इसीलिए जब स्मार्ट लेक्चर लेकर के आएंगे प्रीलिम के लिए, थोड़ा देर सवेरे से, लेकिन स्मार्ट लेक्चर्स आके रहेगा, तो आप देखोगे कि भाई वो सब कुछ कवर कर ले रहा है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और कोई मित्र? टाइम मत वेस्ट करो भाई,
सर अभी कैसे पढ़े, किस कंटेंट से पढ़े, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, एनसीईआरटी ही से तो काफ़ी कुछ लिया है, काफ़ी कुछ अलग अलग किताबों से भी लिया है। अब बिपिन चंद्रा थोड़े बोलेंगे पढ़ने के लिए, या फिर ये थोड़े कहेंगे कि इरफान हबीब को भी जा करके पढ़ना शुरू कर दो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कोई भी किताब मिल जाए, चाहो तो आप तमिलनाडु वाली उतना काम की नहीं चीज़, क्योंकि उसमें फैक्ट कम है, कोई भी कंपाइलेशन मिल जाए वो आप पढ़ सकते हो। पढ़ना है ना सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि फैक्चुअल ज्यादा पढ़ना है। नहीं नहीं, दोनों पढ़ना है भाई, स्पेक्ट्रम में फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, क्यों नहीं पढ़ सकते? कहाँ उससे बाहर सवाल पूछता है, और पूछेगा तो कितना पूछेगा, जो आप नहीं कर पाओगे कोई नहीं कर पाएगा। जो मतलब सब कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, फिर थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा लॉजिक्स, थोड़ा सा किस्मत, इसके सहारे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम भी पढ़ोगे, फिर 4 टेस्ट भी लगाओगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इतना समय है क्या आपके पास? इतना बोझ झेल पाओगे? नहीं। अच्छे से करो जो काम करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई भी स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। अब पूरा हाईलाइट करके रखा है पोर्शन। ज्योग्राफी के लिए आप कोई एक बुक उठा लो, रेफरेंस बुक, और बहुत अगर फोमो हो रहा हो, बहुत फोमो, तो ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th वाली एनसीईआरटी, फिर जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ताकि वहाँ से आपको कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, क्योंकि मेंस में काम आएगा नहीं। हाँ, इकोनॉमी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मतलब वो ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप मुझ पे छोड़ दो। क्यों मुझ पे छोड़ दो? बजट इकोनॉमी के सहारे, बजट इकोनॉमिक सर्वे के सहारे पूरी इकोनॉमी, एक सीरीज चलाया था, याद है कल्पना, अस्तित्व के पहले? यस सर। बजट इकोनॉमिक सर्वे के सारे पूरी इकोनॉमी, और बहुत लोगों ने पसंद किया था उसको, बहुत पसंद किया था। उसमें प्रीलिम भी था, मेंस भी था। मुझे मेंस के लिए उसको चलाना ही है। उसमें हम क्या करेंगे, उसको मेंस और प्रीलिम दोनों के हिसाब से बनाएंगे। इकोनॉमी की चिंता छोड़ दो मुझ पर, वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि इकोनॉमी मोस्टली, इकोनॉमी, मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है। एक मिनट कल्पना, इकोनॉमी मोस्टली क्या है ना कि करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। तो बजट आ चुका है यूपीपीसीएस का, सॉरी यूपी का, अब एग्जाम तक आपका कोई नया बजट आने नहीं वाला है। तो यूनियन का बजट और इकोनॉमिक सर्वे और उत्तर प्रदेश का बजट, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए थीम के हिसाब से हम आपको पूरा इकोनॉमी पढ़ा देंगे। आप क्या करो कल्पना, ज्योग्राफी के लिए कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो। हाँ। सर ज्योग्राफी अभी तक हमने सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी कक्षा 11 की है, आप उसको अगर पढ़ लिए तो कोई भी एक रेफरेंस बुक पढ़ लो। महेश बनवाल का नाम लिया, उसमें भी काफी कवरेज अच्छा है, उसको भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल। गढ़वाल ही पढ़ ले फिर हाँ तो। पढ़ लो, एक ही पढ़ो, एक ही पढ़ो, प्लस गूगल है ना, अनलिमिटेड ज्ञान का सोर्स। जो टॉपिक ना समझ में आए गूगल कर लो, ठीक है? ठीक है सर। यस। और कोई? सर साइंस, साइंस में फिर से वही कहूँगा, साइंस एंड टेक में, टेक नहीं आता उत्तर प्रदेश में, नहीं आता। साइंस आता है। साइंस में भी ज़्यादा बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी में भी वही वही, वो थीम नहीं बदला है, थीम अब भी सेम है, क्वेश्चन पटांगे बट थीम नहीं बदला है। साइंस, टेक में साइंस आता है, साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा आता है, बायोलॉजी में बीमारियाँ, विटामिन, ऑर्गन्स, ये ज़्यादा आते हैं। तो भाई नैरो डाउन करो ना, नैरो डाउन करो ना। पूरा साइंस क्यों पढ़ना है? उसमें थीम बनाओ कि उसमें बायोलॉजी में ज़्यादा क्या पूछ रहा है, उसको ज़्यादा पढ़ो, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री जब मौका मिलेगा तो पढ़ लेना, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करो, बीपीएससी में ज़्यादा साइंस पूछता है वहाँ का, अब इस बार तो बकवास पूछा था उसने, लेकिन जनरली साइंस ज़्यादा पूछता है। तो अस्तित्व में जो टेस्ट सीरीज जो हमने बनवाया था साइंस के लिए, उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टेस्ट था, उसमें अधिकतर क्वेश्चन वो थे जो यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू थे और बीपीएससी के पीवाईक्यू थे। तो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी के जितने पीवाईक्यू अगर आप देख लेंगे, यूपीपीसीएस के जितने पीवाईक्यू देख लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप उत्तर से हो जाएगा। उसके लिए आपको फिजिसिस्ट बनने की जरूरत नहीं। और कोई? सर के पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी सही रहेगी या फिर कोई कंपाइलेशन किसके लिए? आर्टिकल वगैरह? सब पॉलिटी के लिए? जी सर। अभी लाइव और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ बात में, मैंने क्रेडिट नहीं लिया है। अस्तित्व बैच में जो पॉलिटी का हमने लेक्चर लिया था और जो टेस्ट दिए थे, उठा के देख लो, 60-70% क्वेश्चन वहीं से। जो आपको हमने 2-3 घंटे की जो लास्ट में समरी वाली वीडियो बनाई थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से। मैंने बताया था कि भैया अमेंडमेंट में से ये सवाल आ सकता है, आया सीधा सीधा, और सिर्फ यूपीपीसीएस में नहीं आया, बीपीएससी में भी आया। आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट बताया था, आया सवाल सीधा सीधा वहाँ से। करंट अफेयर में जो चीज़ें डाली थी, आया सवाल वहाँ से सीधा सीधा। पॉलिटी के लिए अलग से मैं भी कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ 1 या 2 और लेक्चर लूँगा। अदरवाइज अस्तित्व में जो लेक्चर हुए हैं
जो टेस्ट हुए हैं बस खाली कुछ करंट अफेयर को इस्तेमाल करते हुए कुछ और टेस्ट, उतना काफ़ी। लक्ष्मीकांत ना तो प्रीलिम के लिए पढ़ना जरूरी है यूपीपीसीएस में, ना मेंस के लिए, कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत की यूपीपीसीएस में जरूरत नहीं। मेंस के लिए एक्सेस कैसे मिलेगा? तुम अस्तित्व में नहीं हो क्या? नहीं तो सर। फ्री में एक्सेस ले लो, मैसेज करो, फ्री में करवा देते, तब तक पढ़ो वहां से। यस, और कोई? सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, प्रश्न से। सर जैसे पीसीएस में इस बार असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम आया था कि कई बार हमें पता भी है कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं बट उनका लिंक हो पा रहा है या नहीं। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अगर कुछ कंपाइल करके आप उस पर डिस्कशन लें, क्लास लें, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इन क्वेश्चंस ने काफ़ी मतलब एक क्योस क्रिएट करा है। हमें पता भी है कि दोनों सही है, तब भी उसमें कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप था उसको डिफाइन करने में प्रॉब्लम आया है। वैसे जब हम अस्तित्व के लिए टेस्ट सीरीज बना रहे थे तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी संख्या में हम डाल रहे थे, लेकिन आपने जो बोला है, एक्चुअली जब पेपर हुआ दिसंबर में, उसी के जस्ट बाद नेक्स्ट डे ही मुझसे किसी ने कहा कि इलाहाबाद में मैं जब कम्युनिटी मीटिंग करने गया और दिल्ली में जब गया तो मैंने सोचा कि मैं एक लॉजिकल गेसिंग की सीरीज 2024 वाले पेपर में कर ही देता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, व्यस्तता। पर लॉजिकल गेसिंग में असर्शन एंड रीजनिंग से कैसे जूझा जाए, इस वाले को हम पहले ही टारगेट कर लेते हैं। असर्शन रीजनिंग में नॉलेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं, और फिर उसका इन्फ्रेंस क्या निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज जो पूछने वाला है उसके मन में कुछ है, तुमने इन्फ्रेंस कुछ निकाला और जस्टिफिकेशन कुछ निकाला, फिर वो गलत हो जाता है। और ऐसा गलत जनरली इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में डाउट ठीक ठाक होता है। मैंने हमेशा कहा है कि डाउट कम रखो, असर्शन रीजनिंग के सवाल ज़्यादा सही होंगे। तो असर्शन रीजनिंग के सवाल को करने के लिए थोड़ी सी स्किल ज़्यादा चाहिए, नॉलेज कम चाहिए। तुम्हें नहीं लगता प्रशंसा कि तुम्हें आता था सब, असर्शन रीजनिंग में लग रहा था ये भी आता, पर अंत में आंसर नहीं आया, उत्तर नहीं सही। सर असर्शन रीजनिंग में ऐसा प्रॉब्लम आया है कि दोनों चीजें स्टेटमेंट्स भी सही थे बट वो कॉज एंड हाँ, इफेक्ट नहीं आता, अंत में आंसर आपका नहीं आता, आपको आता है। में लग रहा था कि मैं फंस रही थी, लैंग्वेज जो था। तो लैंग्वेज में एक काम कर सकते हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ो। कई बार होता है हिंदी का लैंग्वेज पढ़ने से समझ में नहीं आता, अंग्रेजी खाली पढ़ने से समझ में नहीं आता, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ो, दोनों लैंग्वेज को पढ़ो, फिर समझ के निकालो कि अच्छा अंग्रेजी में ये कह रहा है, हिंदी में कह रहा है, मतलब ये हो सकता है। जब मैं एग्जाम देता था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हिंदी अंग्रेजी दोनों ही पढ़ता था। पहले अंग्रेजी पढ़ता था, फिर हिंदी पढ़ता था। क्यों? क्योंकि लॉजिकल गेसिंग जो है ना, वो कोई हिंदी का वर्ड मिल जाएगा उससे भी हो सकता है, कोई अंग्रेजी का वर्ड हो जाएगा उससे भी मिलता है। कई बार होता है कि हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में ही समझ में आता है। हाँ, तो कई लोग हैं, ऋचा सिर्फ सर मेरी नेट ठीक, कई लोग ऐसे हैं जिनके 80 क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन है, फिर भी उनका नहीं हुआ। मैं उनके लिए ज़्यादा दुखी हूँ। और ऋचा, मैं जानता हूँ तुम अपने स्टूडेंट हो पुरानी, बहुत दुखी हूँ उन लोगों के लिए, बहुत मतलब बहुत, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस फील करता हूँ। भागीरथ प्लस का जो बैच शुरू किया था वो इतना एम्बिशियस था, एम्बिशियस है, एम्बिशियस रहेगा, इसीलिए इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2025 तक दे के रखा है कि कम से कम बेचारे जो फेल हो गए प्रीलिम में, कम से कम मई तक इसको पढ़ लें, अक्टूबर में एग्जाम दे लें, फिर से 2 महीने पढ़ लें, कम से कम मेंस के लिए इतना स्ट्रांग हो कि अगली बार जब वो प्रीलिम दें तो सारे बदले को बराबर कर लें। तो ऋचा, मैं दुखी हूँ तुम्हारे इस अनफॉर्चुनेट फेल्योर से, लेकिन तुम यकीन रखो कि तुम क्वालिफाई कर लोगी। और रही बात कोर्ट की, कोई जा रहा हो कोर्ट, पैसे का कंट्रीब्यूशन हो, मोरल सपोर्ट हो, कर दो, पर पढ़ाई करो चुपचाप। उसके लिए जा कोर्ट में आंदोलन करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अनप्रडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करती रहो। जो तुम्हारा कर्म है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। यू कांट कंट्रोल द कोर्ट, यू कांट कंट्रोल द रिजल्ट जजमेंट, यू कैन कंट्रोल योर प्रिपरेशन, यू कैन कंट्रोल योर स्किल डेवलपमेंट, योर कैपेसिटी बिल्डिंग। जो कर सकते हो करो, ठीक है? और कोई भाई? नहीं, इंद्रधनुष वालों को कुछ नहीं लेना है। इंद्रधनुष नीड नथिंग एल्स। इंद्रधनुष मतलब वो वन स्टॉप सोल्यूशन है। वहाँ पे पूरा मेंस है, वहाँ पे पूरा प्रीलिम है, वहाँ पे सब कुछ, दुनिया में जो कुछ भी आएगा सब इंद्रधनुष में आएगा। अस्तित्व प्लस उनके लिए है जो मेंस नहीं पढ़ना चाहते। अब क्या जबरदस्ती थोड़े पढ़वा सकते हैं? मैंने कहा था इंद्रधनुष ले लो, बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, इंस्टीट्यूट का खर्चा चल जाए उतना ही बहुत है। इंद्रधनुष में जो पैसे लग रहे हैं वो आ रहे भागीरथ से। तो लोगों ने लिया, 100 के आसपास लोगों ने लिया इंद्रधनुष, 750 लोगों ने भागीरथ लिया। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो भागीरथ लेगा उसको इंद्रधनुष फ्री में मिलेगा। तो इसलिए भी इंद्रधनुष में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, क्योंकि भागीरथ के जो 750 लोग थे उसमें से अगर 200 लोग निकाल दिया जाए जिन्होंने प्रीलिम क्वालिफाई किया, 550 लोग जो हैं वो 550 लोग ऑटोमेटिकली पार्ट इंद्रधनुष के, क्योंकि एप्लीकेशन में उनके भागीरथ के अंडर ही इंद्रधनुष का फोल्डर है। तो इसलिए भी एडमिशन नहीं हुआ। टीम कह रही थी मुझसे, मेरी आलोचना कर रही थी कि अगर तुमने इंद्रधनुष फ्री में नहीं दिया होता तो कम से कम जो लोग
प्रीलिम नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, मेंस का कोर्स लिया है भगीरथ का, उनको इंद्रधनुष में एनरोल करना होता तो कुछ रिसोर्सेस आ जाते इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन आपने पूरा फ्री दे दिया है तो निश्चित तौर पे रिसोर्सेस तो आएंगे नहीं। फिर मुझे लगता है कि एक बार तो इंसान प्रीलिम फेल कर गया है, उसको वैसे ही दुख है, मेंस का उसने कोर्स लेकर के रखा है, भले सस्ता है लेकिन लेके तो रखा है, फिर उससे कहा जाए तुम प्रीलिम के लिए एनरोल करो, फिर से पैसे दो, तो बहुत अनएथिकल है, इमोरल है, वो नहीं होगा। तो इसलिए उससे पैसे लेने का सवाल नहीं उठता, इसलिए उसको फ्री दिया गया। ये मेरा मोटिव था शुरू से ही कि भाई कोई, मुझे पता था फेल तो होंगे ही ना कुछ लोग, मेंस पढ़ रहे हैं भले, लेकिन कुछ लोग तो प्रीलिम फेल होंगे, उनसे पैसा लेना कितना अनैतिक होगा, तो पैसा नहीं लिया उनसे। लेकिन हाँ, जो लोग इंद्रधनुष में भी नहीं है, भगीरथ में भी नहीं है, अगर वो एनरोल करेंगे, उनको अस्तित्व उनसे नहीं छीन रहे, लेकिन कुछ तो पैसा, कुछ तो रिसोर्स उनको देना पड़ेगा ना, नहीं तो टीम मेंबर को खर्चे कहाँ से निकलेंगे? अयोग्य लोग तो लाना नहीं, योग्य लोगों को लाना है, उनको तो देना ही पड़ेगा ना कुछ तो करेंगे। नहीं, भगीरथ प्लस वालों को क्यों लेना होगा भाई, वो तो मेंस दे रहे हैं। जो लोग मेंस नहीं पास किए हैं, प्रीलिम फेल कर गए हैं, वो इंद्रधनुष में ऑटोमेटिकली हैं। और अस्तित्व प्लस की कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो शायद हम उपलब्ध ना करा पाएँ रिसोर्सेज की वजह से, जैसे कि टेस्ट सीरीज। कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे होंगे जो अस्तित्व प्लस के लिए स्पेसिफिक होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आरओ को भी ध्यान में रखना है, हिंदी के लिए भी ध्यान में रखना है, तो उसको कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? लेकिन अगर आप भगीरथ प्लस में हैं तो आपको पूरा इंद्रधनुष मिलेगा, और इंद्रधनुष में वो सारे लेक्चर्स, वो सारे कंटेंट, वो सारे टेस्ट सीरीज होंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं देखना है। अस्तित्व प्लस एक अलग ही डिजाइन एक कोर्स होगा जो लगभग बहुत चीप होगा, बहुत सस्ता होगा, उससे मार्केट में सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड होगा। मुझे काम करने दो, 3-4 दिन मुझे लेने दो, सोचने दो, बात करने दो, कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। आरओ का एग्जाम जुलाई में, इसलिए मजबूरी में करना पड़ेगा। कोई सवाल हो तो पूछो, ये जिम्मेदारी छोड़ दो, टीम के साथ बात करना पड़ेगा, मंथन करते। कोई प्रश्न हो तो पूछो, कोई दिक्कत हो, इतनी बातचीत के बाद भी जो बचा। हेलो। हाँ बोलो भैया। हाँ जी सर, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो वीरेंद्र। सर मैंने भगीरथ प्लस बैच लिया था। हाँ। और सर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया है। हम्म। और मैं इंद्रधनुष बैच सर उसमें देखता हूँ, तो अभी क्या उसमें क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? अरे मेरे भैया, शेड्यूल में। है ना भगीरथ प्लस में ही। आप मोबाइल है आपके पास, एप्लीकेशन है? हाँ सर। चलो अभी जाओ, एडमेट्रिक एप्लीकेशन ओपन करो। ओके सर। किया? हाँ सर, किया सर। उसमें भगीरथ प्लस में जाओ। आप भगीरथ प्लस में है ना, तो भगीरथ प्लस में जाओ। हाँ सर, गया मैं। कंटेंट में जाओ। कंटेंट में सर इंद्रधनुष बैच दिख रहा है ना? वो देख रहा हूँ। ओके, हाँ सर। इंद्रधनुष दिख रहा है। अब हो क्या रहा है कि जो भगीरथ प्लस में है, जी। उनको मेंस का पूरा एक्सेस मिल रहा है भगीरथ प्लस में, प्लस जो इंद्रधनुष में प्रीलिम का कंटेंट है वो एक्सेस उनको मिल रहा है भगीरथ प्लस में। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो भगीरथ प्लस में है उनको इंद्रधनुष का एक्सेस मिल रहा है, लेकिन इंद्रधनुष का कौन सा एक्सेस मिल रहा है? जो प्रीलिम वाला कंटेंट। ठीक है ना भाई? अब इंद्रधनुष जो है, जो इंद्रधनुष के लोग डेडिकेटेडली इंद्रधनुष में है, उनको क्या मिल रहा है? भगीरथ प्लस का पूरा कंटेंट मिल रहा है, प्लस जो इंद्रधनुष में हो रहा है वो मिल रहा है। अभी जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल क्या है? 80% मेंस, 20% प्रीलिम। तो जो आपको इंद्रधनुष के फोल्डर में कंटेंट दिख रहा होगा, खाली 20% दिख रहा होगा। उसमें कुछ करंट अफेयर के टेस्ट दिख रहे होंगे और कुछ लेक्चर दिख रहे होंगे बेसिक। उसमें सर अभी एक फाइल वैसी है, टेस्ट 3, उसमें 3 टेस्ट हाँ। एक वीडियो प्लेलिस्ट वाली। हाँ, तो यही इतने ही हुए हैं, अगर- 4 ही कंटेंट हुए हैं। अभी ज्योग्राफी के 4 लेक्चर शेड्यूल हैं इस हफ्ते, तो 4 लेक्चर और मिलेंगे ज्योग्राफी के। ऐसे चलता रहेगा, मई तक चलेगा, मिड मई तक ये चलेगा। मिड मई से पूरी तरीके से प्रीलिम पे फोकस हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही था कि प्रीलिम 2025 देना है उनको अक्टूबर में। तो प्रीलिम 2025 अगर अक्टूबर में देना है, तो अगर मैं उनको नहीं पढ़ाता तो क्या करते, फिर से प्रीलिम पढ़ना शुरू कर देते जैसे वो फेल हुए थे। उनका स्वभाव बदलने के लिए हमने कहा कि 80% तुमको मेंस पढ़ाएंगे मिड मई तक, और मिड मई के बाद में पूरा प्रीलिम पढ़ाएंगे तुमको, ताकि इसी बहाने मेंस पढ़ लो। सर आरओ के लिए सर इसी में आरओ की जैसे डेट आ गई है, तो आरओ की और ये पीसीएस का सर तो ये लेके चल, अभी तो मेंस पर फोकस किया जाएगा। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मई तक चलेंगे, फिर कुछ टाइम कम नहीं जाएगा सर आरओ? हाँ, तो आरओ का नहीं पता था ना कि जुलाई में करवाने वाला है। हाँ। हम तो पीसीएस को टारगेट करके पीसीएस के हिसाब से सब कुछ डिजाइन किए थे। अब वही है ना कि सब कुछ फ्यूचर की प्लानिंग एक साथ करेंगे तो कुछ प्लानिंग होती नहीं है ना। नहीं। सारी प्लानिंग नहीं होती एक्चुअली, हर चीज का प्लान नहीं कर सकते। सर तो अभी आरओ के लिए सर किसी के साथ कुछ मुझे लग रहा है कि आप- अस्तित्व प्लस जो है वो सोल्यूशन है आरओ के लिए, और वही सोल्यूशन होगा उनके लिए जो हमारा इंद्रधनुष भी नहीं लेके रखे, वगैरह भी नहीं लेके रखे। अस्तित्व प्लस लेके सर आए। जैसे सर हम लोग जैसे बैच ज्वाइन किए हुए, तो क्या अस्तित्व
साथ में आएगा या उसके लिए अलग से लेना हाँ, तो पड़ेगा? देखेंगे जैसे मान लो कि 100 रुपये कॉस्ट आ रही है, एक सपोज़ उदाहरण के तौर पे 100 रुपये कॉस्ट नहीं आती, बहुत ज़्यादा आती है, बट उदाहरण के तौर पे मान लो अस्तित्व प्लस की 100 रुपये कॉस्ट आ रही है, ठीक? जी। तो हम ये तय करेंगे कि मान लो उस 100 रुपये की कॉस्ट में कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं अस्तित्व प्लस में जो फ्रेश हैं, यानी उस 100 रुपये में 80 रुपये मान लो कॉस्ट आ जा रही है, कवर हो जा रही है, जी। तो 20 रुपये कॉस्ट लेना है और कवर करना है। तो मान लो बाकी लोगों से जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग मतलब जिन्होंने न तो इंद्रधनुष लिया है न तो भागीरथ लिया है, उन्होंने मान लो कि हाँ। एक 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया, तो हो सकता है कि भागीरथ प्लस और इंद्रधनुष वालों से 10 रुपये नहीं 2 रुपये 3 रुपये ले लिया जाए कम जी, जी। ताकि वो कॉस्ट 20% कवर हो पाए, 80% उनसे कवर हो जाए, 20% इनसे कवर हो जाए। मतलब उनसे पैसे तो सर ये एक्सटॉर्शन नहीं करना है उनसे, बस ऐसे करना है कि बिल्कुल, रिसोर्स बिल्कुल। कवर हो, बाकी कुछ नहीं। वो तो सर आपका मोटिव सर हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आप स्टूडेंट के फ्रेंडली काम कर रहे हैं। तो सर ये अभी अस्तित्व प्लस बैच अभी डिजाइन करना है, बात करना अभी पड़ेगा। स्टार्ट नहीं? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आज ही नोटिफिकेशन आया है और जी। उनको आरओ वाले बेचारे तो मेंस पढ़ेंगे नहीं अभी कि आकर के मेंस पढ़ना शुरू कर दें यूपीपीसीएस का, तो उनको खाली प्रीलिम पढ़ना है। तो उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, जैसे हिंदी में लॉजिकल गेसिंग मैंने अनाउंस कर दिया, ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पेपर उठाऊंगा जी। पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो वही पढ़ा सकता हूँ, लाइव भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक। लेकिन रही बात जीएस की, जीएस के लिए 2 लेवल पे काम करना है। एक तो थैंक यू लखन, नहीं फीस ज़्यादा नहीं रखेंगे। सम्राट वाले में क्या हुआ कि सम्राट में ऑलरेडी फैकल्टी को हम सैलरी दे ही रहे हैं, तो हमने कहा सैलरी तो फैकल्टी को मिल ही रही है, 1 घंटा दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो सम्राट का इसलिए फीस 250 और वो भी रिफंडेबल रखा। तो अगर रिसोर्स आ जाए तो हमें फीस लेने की ज़रूरत नहीं है मित्र। और एक प्रॉब्लम और भी होता है ना, अगर वो 250 रुपये भी ना रखें, अगर कुछ पैसे ना रखें ना, तो ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, कितना भी अच्छा क्वालिटी कर दो, कितना भी अच्छा पढ़ा दो, उसकी कीमत नहीं होती उनको। जी तो सर। वो साइकी भी होता है स्टूडेंट का थोड़ा सा। मार्केट में कचरा चीज़ें 17 हज़ार 20 हज़ार में टेस्ट सीरीज लेके रखा है लोगों ने मेंस के लिए। भागीरथ प्लस में जितने टेस्ट सीरीज हैं सेक्शनल और फुल लेंथ मिला करके, उतना टेस्ट सीरीज 20 हज़ार में भी लोग नहीं दे रहे हैं। लाइव एवोल्यूशन तो दे ही नहीं रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ जाएंगे रायता चाटने के लिए? वहीं। क्यों? स्वभाव उनका दुरात दुर्तोक्रमा नहीं बदलता है भाई, तो उसके लिए समय लगेगा। 750 स्टूडेंट है, ये दिखाता है कि लोगों का ट्रस्ट बहुत है। तो जी सर, ये तो है। ट्रस्ट बहुत है, 1-2 साल में हो सकता है पूरी जनरेशन को लगे कि नहीं कुछ तो इसने अच्छा काम किया था। अस्तित्व प्लस आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन उसका डिजाइन कैसा होगा, उसमें क्या देना है, स्मार्ट लेक्चर्स होंगे, करंट अफेयर होगा, लॉजिकल गेसिंग होगा और हिंदी की अपनी लॉजिकल गेसिंग होगी, ठीक है। हिंदी का कंटेंट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? ऑलरेडी हिंदी का कंटेंट इतना मार्केट में है, इतने पीडीएफ हैं, इतने पीडीएफ हैं, मैं उन्हीं में से कोई एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, कोई फायदा होगा क्या? मतलब जबरदस्ती का पीडीएफ नहीं देना है, कहीं से भी उठा के पढ़ लो, क्या है। जी सर, थैंक यू सर। यस, और कोई भी? अगर हिंदी पीवाईक्यू से तैयार कर लें तो बेटर रहेगा ना। मैंने नोटिस किया है कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम का मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है हिंदी का, और आरओ का जो पूरा प्रीलिम का जो हिंदी का पोर्शन है, अगर पीवाई की कोई ठीक से करता है, ठीक से मतलब ठीक से उसको गांधी और गांधी में भी फर्क पता होता है, इस तरीके से करता है, क्वेश्चन आया हुआ है ना, देख रहा था मैं, तो उसका 50-60% वैसे ही हो जाता है। यानी कि 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से ही कर सकते हो, 40-45। इसीलिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाली उसमें बस सिखाऊंगा कि भाई 40 आपने पीवाईक्यू से कर लिया, 10 आपने थोड़ा बहुत और पढ़ के कर लिया, तो लॉजिक से मेरे 5 क्वेश्चन और आपके बढ़ गए। 50 आप करो, 55 मैं दिला दूंगा। 5 क्वेश्चन में बढ़वा सकता हूँ लॉजिक से हिंदी में, 5-7 क्वेश्चन, अभी देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, बट 5 क्वेश्चन मिनिमम बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे 2023 वाला जो पेपर हुआ है, जो कैंसिल हुआ है ना, उसी पेपर को देख रहा था, तो मुझे लगा अरे बाबा इसको तो ऐसे कर सकते थे, इसको तो ऐसे कर सकते थे, ऐसे लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन बढ़ेंगे। और श्वेता तुम्हारा सवाल ले लेता हूँ। भागीरथ प्लस के स्टूडेंट हैं बट पीटी में नहीं हुआ इस बार, आरओ का एग्जाम लगा है, वो क्या करें, किसकी प्रिपरेशन करें? पीसीएस मेंस, आरओ, पीसीएस पीटी। मैंने अभी शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स जो दिया उसमें बताया कि उनका टारगेट क्या है, प्राइमरी टारगेट क्या है। प्राइमरी टारगेट अगर पीसीएस मेंस है, मतलब पीसीएस क्वालिफाई करना है और उनकी प्रिपरेशन पीसीएस मेंस की अच्छी है, प्रीलिम की अच्छी है, उधर ही जाना चाहते हैं, तो उस तरफ फोकस करें। अगर उनका मेंस बिल्कुल नहीं तैयार है, मतलब बस शुरू ही कर रहे हैं, तो क्या करें? वो 40-50% प्रीलिम के लिए पढ़ें अभी, और 40% 50% मेंस के लिए पढ़ें, और 1-1.5 महीने 2 महीने बाद पूरी तरीके से प्रीलिम पे शिफ्ट हो जाए आरओ के। ऐसा कर सकते हैं। प्रायोरिटी आप सेट कीजिए, प्रायोरिटी अगर सिर्फ पीसीएस है तो आप मेंस पढ़िए, थोड़ा प्रीलिम पढ़िए। अगर प्रायोरिटी आपकी आरओ ज़्यादा है, पीसीएस कम है, तो आप 40-50% 60% आप
मेंस सॉरी प्रीलिम पढ़िए और 40% आप मेंस पढ़िए, ऐसे कीजिए। और 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद पूरी तरीके से प्रीलिम पे शिफ्ट कर जाइए, ऐसा कीजिए। ठीक है, चलो फिर मुझे लग रहा है हो गया है सारे सवाल आपके। कुछ रहेगा तो कमेंट है, डिस्कशन ग्रुप है, मेरा पर्सनल आईडी है, मैसेज कर लेना। काम करता हूँ, काम करना है, ठीक है सर। हाँ भाई बोलो, कुछ है क्या? नहीं सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है कल्पना, मेहनत करो, रोने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है ना? सर गुड नाइट। यस, गुड नाइट।